हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आप सभी कुशल मंगल होंगे। कल देखे हमने एक लेसन पढ़ा था कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। इसमें पार्ट 2 कर लिए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिए थे। आज पार्ट 3 चलाएंगे। कल मैंने आपको कुछ आईपीएससी नामकरण दिए थे, 1 2 3 4 5 आईपीएससी नामकरण, ठीक है। इनको देखते हैं इसका नाम क्या होता है। इसका नाम देखते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पर Br समूह लगा हुआ है, यहाँ Cl समूह लगा हुआ है, ठीक है। और इसका नामकरण कहाँ से करेंगे, जहां से तुम्हारे को द्विबंध पास में पड़ता हो और एक अंग्रेजी वर्ण वाले के अनुसार Br पहले पड़ता हो, ठीक। यहाँ से नामकरण करो 1 2 3 4 नंबर। अब 2 पे क्या है तुम्हारा ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। 3 पे क्या है क्लोरो, तो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट। और इसमें द्विबंध है तो क्या लग जाएगा, इन, ब्यूटीन, क्या लग जाएगा, ब्यूटीन। लेकिन कितना ब्यूटीन है, 2 नंबर कार्बन पे इन समूह यानी द्विबंध लगा हुआ है तो क्या लग जाएगा इसमें, 2 ब्यूटीन, ठीक है। किसका सही है वो देख लेना आप, 2 ब्यूटीन, ठीक है। अब इसमें देखो नामकरण कहां से करेंगे, यहां से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ठीक। अब यहां पे देखो 2 नंबर पे क्या है ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो, ठीक है। 3 पे नाइट्रो है, 3 नाइट्रो। 1 2 3 4 कितने कार्बन है, 4 क्या बोलते हैं, ब्यूट। लेकिन इसमें क्या लगेगा, डबल बॉन्ड है तो इन, ब्यूटीन। और यहाँ पर कितने नंबर पे है द्विबंध, 1 नंबर पे, तो 1 ब्यूटीन। 1 लगा हुआ है मतलब मैंने कल ही बोला था आपको। अब इसको देखते हैं, 2 गए आपके, तीसरा देखो ये वाला है, तीसरा ये होगा, देखिए। अब इसका नामकरण कहां से करेंगे, मैं रूल बताया था तुम्हारे को कि द्विबंध त्रिबंध दोनों एक साथ आ जाएं तो नामकरण वहां से करेंगे जहां से द्विबंध पास में पड़ता है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ये 6 नंबर, ठीक है। अब लगा दो, 2 पे क्या है तुम्हारा 2 इन, इन क्यों लगाया आपने, द्विबंध है 2 नंबर पे और त्रिबंध कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, तो 4 आइन, आइन क्यों लगाया आपने, आइन इसलिए लगाया क्योंकि 4 नंबर कार्बन पे त्रिबंध लगा हुआ है। त्रिबंध का मतलब क्या होता है, आइन, तो आइन लगाते हैं। कितने कार्बन है, 6 कार्बन, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्सेन, ठीक है। ये आपका नामकरण होगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वाला, ठीक है। देखना किसका सही है। अब यहाँ देखो इसमें नामकरण वहां से करेंगे जहां से प्रतिस्थापी अपन को पास में पड़ता है, या तो इधर से कर लो या फिर इधर से करो। यहाँ से करो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। अब 2 नंबर पे देखो एक Cl ये है, एक Cl ये है, 2 लग जाते हैं तो डाई, 3 समूह लग जाते हैं तो ट्राई, ठीक है। और एक है मोनो, तो 2 पे ले लो 2 2 यानी 2 पे डबल है, एक ये रहा एक 2 2 डाई, ठीक है। और Cl को क्या बोला जाता है, क्लोरो, 2 2 डाई क्लोरो, 2 2 डाई क्लोरो। 1 2 3 कार्बन क्या बोला जाता है, प्रोपेन। ये तो आपने प्रोपेन लगा दिया, ठीक है। सभी में सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने प्रोपेन लगा दिया, प्रोपेन। अब इसका नामकरण ये तो सिंपल है, नामकरण वहां से करो जहां से अंग्रेजी वर्ण वालों से पहले आता है। देखो यहाँ से Br लग रहा है, यहाँ से Cl, ये भी 2 नंबर पे है, ये भी 2 नंबर पे, लेकिन अंग्रेजी वर्ण वाले के अनुसार आपको नामकरण करना होगा। यहाँ से 1 नंबर इसको दो, 2 नंबर इसको दो, 3 नंबर इसको दो और 4 नंबर इसको दो। तो नामकरण देखो 2 2 डाई ब्रोमो, 2 2 डाई ब्रोमो। 3 पे देखो 3 3 डाई क्लोरो, 2 2 डाई ब्रोमो, 3 3 डाई क्लोरो। कितने कार्बन है, 1 2 3
4, 4 कार्बन क्या बोला जाता है? ब्यूट। ब्यूट। अनुलग्न क्या लगेगा? सभी में एकलबंध एन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो अपन ने ये पांचों नामकरण कर लिए हैं, कल तुम्हारे को दिए थे। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि क्या होता है। कल मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एक मिस्टेक हो गई थी अपनी कि मैंने जहां पर तुम्हारे कार्बन में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, कार्बन में किसकी प्रोटॉनों की संख्या होती है, वो कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो और न्यूट्रॉन हो, वो सभी क्या होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, सिक्स होते हैं, न्यूट्रॉन भी, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12 होती है। मैंने कल तुम्हारे को थोड़ी सी मिस्टेक करवा दी थी कि द्रव्यमान संख्या कितनी होती है उसकी, सॉरी प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 12। 12 नहीं होती है, कितनी होती है प्रोटॉनों की संख्या? 6 होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा गलती से लिख गया था कि प्रोटॉनों की संख्या 12 होती है, नहीं होती है। कितनी होती है? प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है। ठीक है, अब देखो आगे। देखो आगे, अब देखेंगे अपन, देखिए पार्ट 3 में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले महत्वपूर्ण बंध। ठीक है, अगली हेडिंग देखिए, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध। अब देखेंगे पहले, सबसे पहले एकल बंध। ठीक है, एकल बंध कैसे बनता है? एकल बंध। ठीक है, क्या देखते हैं। अब एकल बंध देखिए कैसे बनेगा। अब एकल बंध एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, कहां से बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी होगी कौन सा बंध बनेगा? एकल बंध बनेगा। तो इसकी डेफिनेशन देखो, जब दो परमाणुओं के मध्य, जब दो परमाणुओं के मध्य संयोजी कोष के, किसके? संयोजी कोष के कितने? एक इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी से बनने वाले बंध को एकल बंध कहते हैं। ठीक है, कि जब दो परमाणुओं के मध्य संयोजी कोष के एक इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी से बनने वाले बंध को एकल बंध कहते हैं। यहां देखो संयोजी कोष क्या होता है? संयोजी कोष वो कोष होता है जहां से इलेक्ट्रॉन बनने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। जैसे देखो एक एग्जांपल मैं बताऊं, संयोजी कोष क्या होता है? जैसे कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p2। यहां पर इलेक्ट्रॉन बनने की प्रक्रिया क्या हो गई? खत्म हो गई। एक तो वो वाला कोष और इसके पास वाला कोष, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसका बाह्यतम कोष या संयोजी कोष कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, संयोजी कोष के एक इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी से जो बंध बनता है उसको क्या कहा जाता है? एकल बंध कहा जाता है। जिसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे
इसका एग्जांपल देखो, जैसे H2, अब H2 में कौन सा बंध बनेगा? एकल बंध बनेगा। जैसे देखते हैं H2, इस H2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक H यहाँ और एक H यहाँ। अब जब दो परमाणु, एक परमाणु ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जब दो परमाणुओं के मध्य संयोजी कोष के एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो एक इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी से बनने वाले बंध, ये कौन सा बंध बन गया यहाँ पे? ये एकल बंध बन गया तुम्हारा। देखो H इसी को कहा जाता है तुम्हारा एकल बंध। एकल बंध हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे क्लोरीन का देख लो, Cl2, ठीक है। अब इस Cl को कैसे लिख सकते हो तुम? एक Cl यहाँ लिख दिया, एक Cl यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब क्लोरीन के बाह्यतम कोष में, ये संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 2 इलेक्ट्रॉन, 4, 2 6 और 1 7, इसमें भी 7 होंगे, 2 4 2 6 और 1 7। तो मैंने बताया था एक इलेक्ट्रॉन की, यानी एक इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी से, ये देखो ये समान साझेदारी से कौन सा बंध बन गया तुम्हारा? एकल बंध हो गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी से बनने वाले बंध को, ये बंध कौन सा कहलाएगा तुम्हारा? देखो एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, समान साझेदारी से एकल बंध बन गया, तो इसको बोला जाता है एकल बंध, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखेंगे एकल बंध की जगह द्विबंध, क्या देखेंगे? द्विबंध, ठीक है। द्विबंध, अब द्विबंध में थोड़ा सा अंतर है। जब दो परमाणुओं के मध्य, परिभाषा वो की हो रहेगी, जब दो परमाणुओं के मध्य संयोजी कोष के एक की जगह क्या लिखना है आपको? 2 लिखना है। क्या? 2 इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी से बनने वाले बंध को क्या कहा जाता है? द्विबंध कहा जाता है। पहले चेंज थोड़ा सा करना है, इसको क्या कहा जाता है? द्विबंध। जब दो परमाणुओं के मध्य संयोजी कोष के 2 इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से बनने वाले बंध को द्विबंध कहा जाता है। वहां एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ कितने लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन अपन लेंगे, ठीक है। जैसे देखो, इसे देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल ले लिया तुमने ऑक्सीजन का। किसका ले लिया? ऑक्सीजन का, ठीक है। अभी ऑक्सीजन को आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे खोल के लिख लो, ठीक है, लिख लिए। अब ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपको पता होना चाहिए संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6, 2 4 2 6। ऐसे देखो कैसे निकालते हैं संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन का कितने नंबर पे आता है? ऑक्सीजन कितने नंबर पता है? 8 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। देखिए 1s 2s 2p, ठीक है। 2 इसमें भरे जाते हैं, 2 इसमें भर गए, कितने हो गए? 4। अपन को बनने कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 तो ये हो गए 4, ये भर दिए। कितने भर दिए? 4। तो इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, ध्यान रखना। तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन अपन ने भर दिए। अब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए और 6 इसमें भरो। 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉनों को जैसे मैंने यहाँ नहीं लिखूं, इस इलेक्ट्रॉनों को यहाँ लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? यहाँ लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या लिखा है कि 2 इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से, तो
एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन हो, ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन बन के एक बन तो ये हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए, दो ये हो गए और दो ये हो गए, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से बनने वाले बंध को क्या कहा जाता है, द्विबंध कहा जाता है, ठीक है। तो देखो ये कौन सा बंध बना, हम जानते हैं ओ ये बंध होता है, ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बंध होता है, द्विबंध होता है, ठीक है। ये बन गया, तो देखो ये कौन सा बंध है, द्विबंध है, कौन सा है, द्विबंध, ठीक है। जैसे CO2 का आप करना, ठीक है, CO2 का बिल्कुल सेम निकल, आपको पता होना चाहिए, C है, एक ऑक्सीजन इधर हो गया तुम्हारा, एक ऑक्सीजन इधर हो गया, इसकी संरचना ऐसे बनेगी, बना के देखना। कार्बन के आयतन कोष में संयोजी कोष में 4 एटम होते हैं और ऑक्सीजन के 6 होते हैं, आप बना के देखना इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए अपन देखेंगे अब त्रिबंध, क्या देखेंगे, त्रिबंध। ये करना बिल्कुल सेम है, यहाँ 6 बनना, यहाँ 4 लिखना, यहाँ 6 लिखना, ठीक है। यहाँ पर द्विबंध बनना चाहिए आपका 2 जगह, तो कौन सा बंध बना मेरा, द्विबंध। अब देखते हैं अपन त्रिबंध, क्या देखेंगे, त्रिबंध। अब त्रिबंध में क्या है, डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, क्या करना है, बिल्कुल यहाँ पे जब आपने 2 लिखा है, इसकी जगह क्या लिखना है आपको, 3 इलेक्ट्रॉनों की, किसकी, 3 इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से बनने वाले बंध को क्या कहा जाता है, त्रिबंध। बिल्कुल सेम है तीनों परिभाषाएं, आपको अंतर थोड़ा सा करना है, क्या अंतर करना है, एक इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी से एकल बंध, 2 इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से द्विबंध, और 3 इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से कौन सा बंध बनेगा, त्रिबंध, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे इनको लुईस संरचना बोलते हैं, ठीक है। अपन और देखेंगे एक 2 एग्जांपल, लुईस बिंदु संरचना या लुईस इलेक्ट्रॉन संरचना। त्रिबंध में देखा जैसे N2 नाइट्रोजन के मध्य कौन सा बंध होता है, त्रिबंध होता है। ध्यान रखना, ऑक्सीजन हमेशा किसी भी यौगिक के साथ द्विबंध बनाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाएगा, द्विबंध, और नाइट्रोजन हमेशा कौन सा बंध बनाता है, त्रिबंध बनाता है, ठीक है। अब देखते हैं नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बंध होता है, त्रिबंध होता है, तो देखिए ये देखो त्रिबंध बन गया। अब इसको देखो प्रूव करके देखते हैं कैसे बनता है ये। अब आपको पता होना चाहिए, मैं नाइट्रोजन को एक को यहाँ लिख दिया, एक को यहाँ लिख दिया। आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन के आयतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के आयतन कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 5, 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5, तो 5 इसमें है तो 5 इसमें भी होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, तो 3 इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से, तो एक इलेक्ट्रॉन की से तो ये बंध ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉनों की से एक ये हो गया, और एक इलेक्ट्रॉनों की से ये हो गया, ये कौन सा बंध बन गया, त्रिबंध हो गया। तो मैंने बोला था ना कि 3 इलेक्ट्रॉनों की, 3 इलेक्ट्रॉन ये 3 इलेक्ट्रॉन ये समान साझेदारी से कौन सा बंध बनेगा, ये देखो त्रिबंध बन गया। इसी को कहा जाता है त्रिबंध, क्या कहा जाता है, त्रिबंध कहा जाता है, ठीक है। ये होती है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं। अब और देखते हैं एक 2 एग्जांपल। जैसे एक 2 एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। जैसे मैं CO2, किसकी, CO2, पहला एग्जांपल देखो CO2 का मैंने दे दिया है, वहां से कर लेना। दूसरा देखो मैं ले रहा हूं मेथेन, क्या ले रहा हूं, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। अब मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे लिखोगे आप, पहले मेथेन को आप क्या करो, खोलो पहले। मेथेन एक कार्बन हो गया, कितना कार्बन हो गया, 1 हो गया। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, और एक
एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन के आयतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब ये हाइड्रोजन है तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके भी पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके भी पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के बायतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बायतन कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3 और एक ये हो गया 4, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के हो गए और एक एक हाइड्रोजन का होगा, ठीक है। तो आपको मैं बताया था एक एक इलेक्ट्रॉन की जो समान साझेदारी से जो बंध बनता है, कौन सा बंध बनेगा? एकल बंध। तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन और एक ये बंध बन गया समान साझेदारी से, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक ये बन गया। देखो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक ये बंध बन गया, एक बंध ये बन गया, ठीक है, और एक बंध ये बन गया। तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बोला जाता है इनको? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। ये मीथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु, आपको पता होना चाहिए मीथेन का सूत्र यही होता है, देखो बिल्कुल सेम है, सेम है, ठीक है। या ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, ये बंद बने हुए हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी से, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। अब दूसरा एग्जांपल देखो एथेन का, किसका देखते हैं? एथेन का। ये मीथेन का हो गया। एथेन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कार्बन की संख्या 2 होती है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 6। कितनी होगी? 6। इसको देखो एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे होती है। अब क्वेश्चन एक और बनता है कि निम्नलिखित यौगिक, जैसे क्वेश्चन बन जाए कि एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखते हुए उसमें एकल उप सहसंयोजक बंधों की संख्या बताइए। अब इसमें से आपको पूछ सकता है कि इसमें कितने उप सहसंयोजक बंध है, तो आपको पता होना चाहिए कितने हैं इसमें। तो आपको पता होना चाहिए 1 2 3 4, कितने बंध है इसमें? 4 बंध है। तो मीथेन में कितने एकल सहसंयोजक बंध है? 4, ठीक है। जो भी बंध बनते हैं वो किस में आते हैं? आपके एकल सहसंयोजक बंध में आते हैं, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे है एथेन, ठीक है। एथेन को खोलो, इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है? 6 लगाओ। एक हाइड्रोजन आपने यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन आपने यहाँ लगा दिया, 3 तो ये हो गए 3। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोजन के बायतन कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इसका हो गया, इसके में भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा। अब और आपको ये भी पता होना चाहिए कार्बन के बायतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? संयोजी कोष में 4। तो एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 इसके में हो गए, तो 4 इसके में भी होंगे। एक इलेक्ट्रॉन 2 3 और एक 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वही बात आ गई, एक इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी से कौन सा बंध बनता है? एकल बंध। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, कौन सा बंध बन गया? एकल। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, कौन सा बंध बन गया? एकल। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन एकल बंध बन गया। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, कौन सा बंध बन गया? एकल। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। ये बंध बन गए, जहां बंध बनते हैं उसको बोला से कोष कैसे। ये क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इसको खोलते हैं, देखो खोल के देखो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब देखो कितने हाइड्रोजन इसमें? 6 हाइड्रोजन है। संरचना बिल्कुल सेम है ना। देखो ये भी संरचना सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। क्या करना है तुम्हारा? इसकी जगह क्या लगा देना आपको? इलेक्ट्रॉन लगा। जहां पर एकल बंध होता है, जहां 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जहां एकल बंध बनता है वहां कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। जहां द्विबंध होगा वहां कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए 4। जहां त्रिबंध होगा वहां कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, ये याद रखना, ठीक है। आगे देखो, अब इसमें कितने उप सहसंयोजक, एकल सहसंयोजक बंध है? बताइए आप, कितने एकल सहसंयोजक बंध है इसमें एथेन में? तो आपको एथेन में क्या करना है? देखो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं? 7। इसमें 7 एकल सहसंयोजक बंध है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना कि मीथेन में कितने हो गए थे? 7। और एथेन में कितने हैं? 7 हैं। मिल लेना 1 2 3 4 5 6 और एक केवल 7। तो इसमें कितने सहसंयोजक बंध होंगे?
7 होंगे। कितने होंगे? 7। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप घर से करना। ठीक है, मैं डाल रहा हूं प्रोपेन। प्रोपेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखते हुए, क्या लिखते हुए? प्रोपेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखते हुए इसमें आपको एकल सहसंयोजक बंधों की संख्या भी बतानी है। ठीक है, प्रोपेन में, इसमें प्रोपेन को आपको बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर बनानी है और उसमें आपको एकल सहसंयोजक बंधों की संख्या भी ज्ञात करनी है। ये आप करना। ठीक है, आगे देखते हैं हम। थोड़ी देखिए पद्धति पढ़ लिए थे अपन, आईपीएससी पद्धति पढ़ लिए। अब एक पद्धति और बच रही है तुम्हारी, देखो 2 पद्धति बच रही है, एक तो व्युत्पन्न पद्धति बच रही है, एक रूट पद्धति बच। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं रूट पद्धति। क्या देखोगे? रूट पद्धति। ठीक है, रूट पद्धति, रूट का मतलब होता है पुराना। ठीक है, ये पुरानी पद्धति है। इसमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, किसका? इसमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण प्राकृतिक स्रोत के आधार पर किया जाता है। प्राकृतिक स्रोत का मतलब पहले किया जाता था प्राकृतिक स्रोत, ध्यान रखना। इसमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर किया जाता है। प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर करते हैं। ठीक है, रूट का मतलब होता है प्राचीन, ध्यान रखना, पुराना। तो ध्यान रखना, इसमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन प्राकृतिक स्रोत के कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे देखिए प्राकृतिक स्रोत में एक है तुम्हारा मैथेन। क्या है? इसको क्या बोला जाता है? मैथेन। क्या बोला जाता है? मैथेन। तो इसका प्राकृतिक स्रोत देखिए कहां से प्राप्त होता है, इसका नाम देखिए। इस मैथेन को क्या कहा जाता है? मार्स गैस। क्या कहा जाता है? मार्स गैस। कौन सी गैस कहा जाता है? मार्स गैस। ये किसका फॉर्मूला है? मैथेन का। तो मैथेन को क्या बोला जाता है? मार्स गैस। इसका प्राकृतिक स्रोत देखिए कहां से प्राप्त होता है। प्राकृतिक स्रोत तो मैथेन, मार्स गैस। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मार्स गैस का सूत्र बताए, तो मार्स गैस का फॉर्मूला मैथेन को ही बोला जाता है। ध्यान रखना, मार्स गैस क्या बोला जाता है? मार्स गैस किसको कहा जाता है? मैथेन को। और ये इसका प्राप्त, ये कहां से प्राप्त की जाती है? दलदली युक्त क्षेत्र में। कौन सी? दलदलीय युक्त क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे गोबर हो गया दलदल में, कीचड़ हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, दलदलीय युक्त क्षेत्र में कौन सी गैस? मार्स गैस। मार्स गैस को क्या कहा जाता है? मैथेन। ठीक है, एक आता है तुम्हारा मेथेनॉल। क्या? मेथेनॉल। मेथेनॉल का सूत्र होगा CH3। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है कास्ट स्प्रिट। क्या कहा जाता है इसको? कास्ट स्प्रिट। क्या कहा जाता है? कास्ट स्प्रिट। ठीक है, ध्यान रखना, मेथेनॉल हो गया, इसको कहा जाता है कास्ट स्प्रिट। ठीक है, इसको कहां से प्राप्त किया जाता है? इसको प्राप्त किया जाता है लकड़ी के बंजक आसवन द्वारा। कहां से प्राप्त किया जाता है? लकड़ी के बंजक या बंजक आसवन द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लकड़ी के बंजक आसवन द्वारा कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? मैथेनॉल। दलदली युक्त क्षेत्र से कौन सा होता है? मैथेन। मार्स गैस का क्या नाम है? मैथेन होता है। कास्ट स्प्रिट मैथेनॉल होता है। ठीक है, इसको कहा जाता है मैथेनॉल। क्या कहा जाता है? मैथेनॉल। ठीक है, ध्यान रखना, लकड़ी के बंजक आसवन प्राकृतिक स्रोत होता है लकड़ी के बंजक आसवन से। ठीक है, और तीसरा देखिए एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल का सूत्र सभी जानते हो, CH3COOH। इसको क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये कहां से प्राप्त किया जाता है? एसिटिक अम्ल सिरके से। कहां से प्राप्त किया जाता है? सिरके से प्राप्त किया
जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। दोबारा देखिए, मार्स गैस किससे प्राप्त किया जाता है? दलदली क्षेत्र से। कास्ट स्प्रिंग लकड़ी के भंजक आसन से। एसिटिक अम्ल सिरके से। और एक लैक्टिक अम्ल और होता है, क्या होता है? लैक्टिक अम्ल आपको सबको पता है किससे प्राप्त होता है? लैक्टिक अम्ल हाँ, दूध दही खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है, दूध से। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा, ये ध्यान रखना, मार्स गैस का ये नाम मीथेन, कास्ट स्प्रिंग का मेथेनॉल, एसिटिक अम्ल होगा, एसिटिक सिरके से प्राप्त होता है। आगे देखिए, अब रूट पद्धति में देखिए, कौन सी पद्धति चल रही है अपनी? रूट। रूट पद्धति में अशाखित हाइड्रोकार्बनों को, किसको? रूट पद्धति में अशाखित हाइड्रोकार्बनों को अशाखित हाइड्रोकार्बनों को नॉर्मल कहते हैं। क्या कहा जाता है? नॉर्मल। क्या क्या कहा जाता है? नॉर्मल कहा जाता है। अशाखित हाइड्रोकार्बनों को नॉर्मल, या इसको आप एन लिख सकते हो, नॉर्मल कहते हैं। जैसे देखिए कैसे कहते हैं, जैसे अपन पेंटेन का सूत्र बनाना चाह रहे हैं, किसका? पेंटेन का। तो पेंटेन का CH3 CH2 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 CH3, ये कौन सा हो गया? पेंटेन। लेकिन ये रूट नाम नहीं है, आपको अशाखित हाइड्रोकार्बनों में नॉर्मल, रूट पद्धति में आपको इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? एन, यानी इसका नाम है एन पेंटेन, यानी नॉर्मल पेंटेन रूट पद्धति में कहा जाता है। और आईपीसी पद्धति में क्या बोलते हैं? पेंटेन। ठीक है, आपको रूट में ओनली क्या लगाना है? इसमें एन जोड़ देना, यानी नॉर्मल जोड़ देना। ठीक है, जैसे एन पेंटेन, हेक्सेन, एन ब्यूटेन। ठीक है, ध्यान रखना, एन प्रोपेन। ठीक है, तो कौन सी पद्धति हो जाएगी तुम्हारी? रूट हो जाएगी। तो रूट में आपको नॉर्मल शब्द जोड़ना है नामकरण से पहले। ठीक है, आगे देखिए, और देखिए रूट पद्धति में क्या। रूट पद्धति में देखिए दो संरचनाएं होती हैं, आपको याद रखनी है। पहली संरचना, दो समूह आएंगे इसमें, एक तो आएगा तुम्हारा आइसो समूह। कौन सा आएगा? आइसो समूह। एक आएगा तुम्हारा नियो समूह। कौन सा आएगा? नियो समूह। ये समूह याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों समूह, ये रूट पद्धति में ही माने जाते हैं। अब आइसो समूह, नियो समूह किसे कहते हैं? जब एक कार्बन से, कितने कार्बन से? जब एक कार्बन से दो CH3, एक CH3 और एक CH3 ध्यान रखना, यदि एक कार्बन से दो CH3 समूह जुड़ जाता है तो उस समूह को क्या कहा जाता है? आइसो समूह कहा जाता है। बात समझ आ गई कि आइसो समूह किसे कहते हैं? यदि एक कार्बन से दो CH3, एक CH3 एक CH3 जब दो CH3 जुड़ जाते हैं तो कौन सा समूह बन जाता है? ये तुम्हारा आइसो समूह बन जाता है। और नियो समूह क्या करना है? यदि एक कार्बन से तीन CH3 जुड़ जाए, कितने? 3, एक CH3 दो CH3 तीसरा ये हो गया, तो कितने CH3? 3। यदि CH3 जुड़ जाते हैं तो कौन सा समूह कहलाएगा? वो तुम्हारा नियो समूह कहलाएगा। फिर दोबारा सुनिए, यदि एक कार्बन से दो CH3 समूह जुड़ जाते हैं तो कौन सा समूह कहा जाएगा? आइसो। और यदि एक कार्बन से तीन CH3 समूह जुड़ जाते हैं तो उसे कौन सा समूह कहा जाता है? नियो समूह कहा जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब इसका नामकरण देखते हैं अपन, क्या करते हैं? इसके आधार पर नामकरण देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे मैं बोलूं CH3 CH3 CH2 CH3, इसका आपको रूट पद्धति में नाम लिखना है। कौन सी पद्धति में? रूट पद्धति में नाम लिखना है इसका। ठीक है, इसका आपको रूट पद्धति में नाम लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक CH3 समूह, कितने CH3 जुड़ गए? एक ये जुड़ गया और एक, तो कौन सा समूह हो गया? ये आइसो समूह हो गया। कौन सा समूह हो गया? आइसो। तो कितने कार्बन है? 1 2 3। अब ये समूह होता है ना, ये वाले, अब इसको अपन क्रियात्मक समूह नहीं मानते। ठीक है, ध्यान रखना, रूट पद्धति में इसको पूरे कार्बनों को काउंटिंग
करते हैं तो कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4 5 पांच को क्या बोलते हैं पेंटेन। क्या बोलते हैं पेंटेन। लेकिन ये समूह कौन सा है एक 2 CH3 जुड़ गए इस कार्बन से 1 और 1 2 तो आइसोपेंटेन। क्या होगा इसका नाम आइसोपेंटेन। ठीक है पेंटेन तो है इसमें टोटल कार्बनों को काउंटिंग करते हैं इसमें। ठीक है तो आइसोपेंटेन। आइसो क्यों लगा क्योंकि दो एक कार्बन से 2 CH3। और यदि सी का नाम यदि अपन आईपीएसी पद्धति में पूछ ले किसे पूछ ले कि आइसोपेंटेन का आईपीएसी पद्धति में नाम लिखिए। इसमें लिखिए आईपीएसी पद्धति में नाम। घबराओ मत आपको आईपीएसी पद्धति आते ही आपको सबसे पहले अंकन करना है। अंकन उधर से करो जहां से प्रतिस्थापित पास करता हो। अब देखो यहां से करेंगे 1 2 3 3 नंबर पढ़ रहा है इधर से करेंगे 1 2 नंबर तो नामकरण किधर से करो जहां से पास में पढ़ता हो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। ठीक है 4 ये अब 2 पे क्या लगा हुआ है मेथिल तो इसका आईपीएसी नामकरण देखो 2 नंबर पे मेथिल है तो 2 मेथिल हो गया। क्या हो गया 2 मेथिल। क्या हो गया 2 मेथिल। और कितने कार्बन है 4 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट। क्या बोला जाता है ब्यूट। और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा एन तो ब्यूटेन हो गया। ठीक है देखो आईपीएसी पद्धति में अलग नाम है और रूप पद्धति में अलग नाम है। यहाँ पेंटेन था क्योंकि पेंटेन में अपन को इसको क्रियात्मक समूह नहीं माना और अपन आईपीएसी पद्धति में इसको क्या मान ली क्रियात्मक समूह ये कार्बन घट है तो क्या हो गया ब्यूटेन। ठीक है अब जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए ये वाला एक कार्बन से कितने CH3 हो गए 2 एक CH3 ये एक ही है। चाहे ये वाला मान लो ये वाला बात हो रही है। ठीक है तो ध्यान रखना इसका रूप पद्धति में क्या नाम हो जाएगा कितने कार्बन है 1 2 3 4 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं ब्यूटेन क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड है। लेकिन क्या कौन सा आइसोब्यूटेन। क्या आइसो समूह आपको लगाना पड़ेगा रूप पद्धति में नाम जब भी होगा इसका तो आइसोब्यूटेन। क्या होगा आइसोब्यूटेन 1 2 3 4 कार्बन है तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन। ठीक है और यदि इसका पूछ ले आपको आईपीएसी पद्धति में नाम पूछ ले कि आइसोब्यूटेन का आईपीएसी नाम लिखिए तो आपको क्या करना है नामकरण करना है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। 2 पे क्या लगा हुआ है मेथिल तो क्या लिखना है 2 मेथिल। क्या लगाना है 2 मेथिल। और कितने कार्बन है 1 2 3 3 को क्या बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं प्रोप। ठीक है अब प्रोप बोलते हैं यहाँ पे लेकिन सभी में प्रबंध है तो एन लग जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा प्रोपेन। समझ आई चलो आगे देखो। अब नियो समूह का करेंगे एक दो एग्जांपल। अब नियो समूह का देखते हैं एक दो एग्जांपल। अब नियो समूह का एग्जांपल अभी देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में देखेंगे। ठीक है तो ये आप नियो आइसो करा दिया मैंने नियो समूह का देखेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद है। ठीक है अपन अब नियो समूह अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है।